नमस्कार, दोपहर 2 बजे की 5 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा और चलिए अब आपको बताते हैं इस बुलेटिन में कौन सी वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर आज चर्चा हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बड़ी खबर क्या है, उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आप देख लीजिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीति गर्मा गई है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले लगातार पोस्टर वॉर छिड़ी हुई है। दूसरी खबर की बात करें तो महाराष्ट्र से ये जुड़ी हुई है, चुनावी रण यहां पर लगातार जारी है और नामांकन खत्म होने के बाद अब चुनावी तस्वीरें लगातार साफ हो रही है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें तो बागेश्वर धाम से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर प्रदूषण को लेकर जो पटाखों पर बैन लगाया गया उसको लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया और उस पर भड़कते हुए वो नजर आए। चौथी बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड से चौथी बड़ी खबर है, जहां झारखंड की जनता जीत हार का फैसला अब तय करेगी, क्योंकि 2 चरणों में यहां पर चुनाव होने हैं। पहले चरण के लिए नामांकन दाखिल हो चुका है। पांचवी और आखिरी बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली से ये बड़ी खबर, जहां दिल्ली के सफाई कर्मचारियों को दिल्ली सरकार ने दिवाली से पहले बड़ा तोहफा दिया है। क्या ये बड़ा तोहफा है वो भी आपको बताएंगे। तो ये वो 5 बड़ी खबरें हैं जिन पर हम चर्चा इस बुलेटिन में करने जा रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ती है और बात करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर की। पहली बड़ी खबर आपको बता देते हैं, उत्तर प्रदेश में इन दिनों पोस्टर को लेकर लगातार जंग जारी है। यूपी में उपचुनाव से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी ने तंज कसा है। आजमगढ़ से सपा के सांसद धर्मेंद्र यादव की प्रतिक्रिया बयान पर सामने आई। उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि वे नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के लोग बंटने वाले नहीं हैं। पीडीए के लोग अखिलेश यादव के साथ खड़े हुए हैं और पीडीए का नारा प्रमुख अखिलेश यादव ने दिया है। सपा नेता शिवपाल यादव का भी इसके बाद बयान सामने आया, जो लोग बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान देंगे वो पिटेंगे के संदर्भ में धर्मेंद्र ने कहा कि ये तो स्पष्ट है कि चाचा शिवपाल उन लोगों की ओर इशारा कर रहे हैं जो नफरत फैलाने में जुटे हुए हैं। सरकार पीडीए को नजरअंदाज कर रही है, जिसका नतीजा चुनाव में दिखेगा। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं लखनऊ से। चंदन, हम देख रहे हैं उपचुनाव से पहले जो पीडीए है केंद्र बिंदु बना हुआ है और इसी को लेकर लगातार पोस्टर वॉर छिड़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक पोस्टर जारी हो रहे हैं। क्या लग रहा है पार्टियों का इसका कितना फायदा मिलेगा या फिर साइड इफेक्ट होता हुआ नजर आएगा इसका? बिल्कुल, देखिए प्रशंसा, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरियाणा के चुनाव में गए थे, उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने जिस तरह का अपना नारा दिया था, बटेंगे तो कटेंगे तो लेकर तमाम तरह की जो सरगर्मियां थी वो तेज हो चुकी है। हालांकि अभी तक महाराष्ट्र में ये पोस्टर देखने को मिल रहे थे, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में भी पोस्टर वार जारी हो चुका है। लगातार जिस तरह से पोस्टर वार जारी हो चुका है, हालांकि समाजवादी पार्टी के बाहर इससे पहले 27 के सत्ताधीश का पोस्टर देखने को मिला था, लेकिन अब जो है समाजवादी पार्टी के बाहर जो है पोस्टर लगाया गया, उस पर साफ तौर पे लिखा है कि 27 के सत्ताधीश ना बटेंगे ना कटेंगे, पीडीए के संग रहेंगे। तो ऐसे तमाम तरह के जो अब सवाल आ रहे हैं, तमाम तरह की ट्विटरबाजी हो रही है, उसके साथ ही साथ जिस तरह से पोस्टर वार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ये देखना होगा कि हालांकि 9 सीटों पर ये चुनाव होना है, लेकिन योगी आदित्यनाथ की ये बयान ने पूरे जो राजनीतिक दल है उसमें सरगर्मियां तेज हो चुकी है तमाम। क्योंकि आज जब धर्मेंद्र यादव मीडिया से रूबरू हुए तो उनका साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी को निशाना साधते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अखिलेश यादव के साथ हम लोग जो है 9 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। उसके साथ ही साथ ना हम बटेंगे ना ही हम कटेंगे, हम अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़ा के साथ यानी पीडीए का गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। और ऐसी बयानबाजी करके कहीं ना कहीं योगी सरकार अपना नुकसान देखती हुई जो बरगलाई हुई है उसको लेकर अब तमाम तरह की जो सरगर्मियां है वो तेज हो चुकी है। हालांकि इससे पहले की अगर बात की जाए तो इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने जब बयान दिया था तो जो महाराष्ट्र है, मुंबई है, वहां पर पोस्टर वार था, लेकिन अब 9 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव होना है और उसको लेकर तमाम दल जो है अब वो मीडिया बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, लेकिन ये पोस्टर वॉर जो है चर्चा का विषय बन चुका है। पहले 27 के सत्ताधीश और उसके बाद बचेंगे तो कटेंगे वाला जो बयान है ये लगातार चर्चा में बना हुआ है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए चंदन।
और चलिए अब बात करेंगे आगे बढ़ते हुए दूसरी बड़ी खबर की। महाराष्ट्र से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर महाराष्ट्र का चुनावी रण लगातार जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की समय सीमा खत्म हो चुकी है और इसके साथ ही चुनावी तस्वीर अब कुछ हद तक साफ हो गई है। शिवसेना और एनसीपी में बगावत के चलते इस बार 6 बड़े दल मैदान में है और यही कारण है कि बागी भी इस बार सबसे ज्यादा हैं। प्रदेश की लगभग हर सीट पर बात करें तो बागी हैं और अब सबकी निगाह नाम वापसी की तारीख पर टिकी हुई है, यानी कि 4 नवंबर पर। उसके बाद पता चलेगा कि लड़ाई कैसी होगी, कितने प्रत्याशी चुनावी मैदान में रहेंगे। हालांकि इस बार बात करें 995 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। महायुति और एमवीए ने नामांकन खत्म होने के बाद भी सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी नहीं बताया। प्रत्याशी देखें तो महायुति में 148 उम्मीदवारों के साथ बीजेपी और एमवीए में 103 के साथ कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। दोनों पार्टियां 2019 के विधानसभा चुनाव से कम सीटों पर इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो बीजेपी ने हालांकि पिछली बार बात करें तो 164 और कांग्रेस ने 147 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे थे। वहीं शिवसेना और शिंदे की बात करें तो 80, एनसीपी अजीत गुट की बात करें तो 53 और शिवसेना उद्धव ने 89 और एनसीपी शरद ने 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुक करेंगे। हमारे साथ मुंबई से ब्यूरो चीफ संदीप फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संदीप, अब कितने प्रत्याशी मैदान में हैं? नामांकन की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो चुकी है, इसके साथ ही सियासी पिक्चर जो महाराष्ट्र की है थोड़ी बहुत क्लियर नजर आ रही है, लेकिन अब जो निगाहें हैं वो 4 नवंबर पर टिकी हुई है। उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कितने प्रत्याशी, कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में है। चुनाव के लिए अभी प्रचार शुरू हो गया है। पिछले एक दिन में ही कुल 4996 जो प्रत्याशी है उन्होंने अर्जी की है। 6484 आवेदन दाखिल हुए हैं। इसलिए अब राज्य में 288 निर्वाचन क्षेत्रों में 7995 उम्मीदवारों के 10,905 उम्मीदवार जो है आवेदन दाखिल की गए हैं। इसके बाद जो है अभी जो सूची में है वो छानबीन की जाएगी और उसमें से जो 4 तारीख को जो है वो प्रत्याशी के नाम जो है और जिनके जो पत्र है वो आवेदन पत्र है वो दाखिल करेंगे। बिल्कुल। और संदीप, हालांकि बात करें तो क्या लग रहा है जिस तरीके से इस बार महाराष्ट्र की सियासी पिक्चर की बात करें तो काफी ज्यादा अलग है। शिवसेना और एनसीपी जिस तरीके से 2 गुटों में बंट गई, उसके बाद इस बार महाराष्ट्र का सियासी समीकरण क्या कुछ कह रहा है? जी बिल्कुल, जब अभी शिवसेना एक थी और राष्ट्रवादी एक थी। अभी जो राष्ट्रवादी के जो एनसीपी और शिवसेना के 2 गुट हो गए। एक तरफ से है महायुति में है और एक तरफ से है जो महाविकास आघाड़ी में। अब देखना ये है कि महायुति की सरकार बनती है या महाविकास आघाड़ी की। अब देखना जाएगा तो शिवसेना के जो वोटर्स है वो बढ़ चुके हैं और एनसीपी के जो वोटर्स है वो बढ़ चुके हैं। कई बार जो है वो चुनाव चिन्ह के ऊपर भी है। लोगों में आशंका है कि चुनाव चिन्ह जो है और अभी तक लोगों तक फैला नहीं है और उसके बाद जो है मतदान के दिन जो है वो लोगों में काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ सकता है। और देखना जाए कि अभी शिवसेना शिंदे गुट के जो है एनसीपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे और एनसीपी के शरद पवार, इन दोनों में जो है वो टकराव हो रहा जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके खिलाफ जो है शिवसेना के विरुद्ध में जो है उद्धव शिवसेना के जो कैंडिडेट है वो खड़े हैं और कहीं पर बागियों की भी जो संख्या है वो बढ़ चुकी है। महायुति में जो है वो बागियों की संख्या भी बढ़ चुकी है। शिंदे गुट की जो जहाँ पे कैंडिडेट खड़े हैं वहाँ पे बीजेपी ने अपना बागीपन दिखाया है और जहाँ पे कांग्रेस की महायुति की जो वहाँ पे एनसीपी की और बिल्कुल संदीप, लेकिन नाम वापसी के बाद ही जो है अब तस्वीर साफ हो जाएगी। उसके बाद ही क्लियर होगा कि कितने कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे तीसरी बड़ी खबर की। दरअसल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में हैं। दिवाली के मौके पर पटाखों पर लगाए गए बैन पर काफी ज्यादा बहस देखने को मिल रही है। कुछ लोग इसे पर्यावरण के नजरिए से सही भी बता रहे हैं तो कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। उनका ये मानना है कि ये सनातन के खिलाफ एक षड्यंत्र है। इसी बहस पे अब बाबा बागेश्वर भी कूद पड़े हैं। उन्होंने पटाखों पर प्रतिबंध को लेकर नाराजगी व्यक्त की, जाहिर की है और लोगों को
दोहरे रवैये पर निशाना साधा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री इसे षड्यंत्र करार दे रहे हैं। उनका कहना है कि पटाखों पर बैन की पैरवी करने वालों पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि ऐसे लोग बकरा ईद पर प्रतिबंध क्यों नहीं लगाते, जबकि उस समय बकरी की कुर्बानी दी जाती है। कई स्थानों पर ये कहते हुए पटाखों को बैन कर दिया गया है कि इससे प्रदूषण में इजाफा होता है। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि ऐसा हर बार होता है कि प्रदूषण का हवाला देकर दिवाली से पहले ही पटाखों पर बैन लगा दिया जाता है, जबकि दूसरे त्योहारों में ऐसा नहीं होता। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनवाते हैं आपको। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। हमारे साथ संवाददाता समीर अवस्थी लाइव जुड़ गए हैं छतरपुर से। समीर, जिस तरीके से बयान दिया है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, क्या लग रहा है? उनके बयान हमेशा अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, इस बयान का कितना असर पड़ेगा? बता दूं, हिंदू धर्म में सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है दिवाली, और इसी दिवाली के मौके पर छतरपुर के बुंदेलखंड में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने साफ तौर से बताया कि ये जो त्योहार है, त्योहारों के दौरान जो लोग पटाखों पर बैन करने की बात करते हैं, उन पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि पटाखे ही बैन क्यों, इतने बड़े त्योहार के मौके पर। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बकरा ईद के दौरान बकरे की बलि देना ही, उसकी कुर्बानी देना, जीव हत्या करना, ये क्या सही है? तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने सीधे तौर से हमला बोला है कि अन्य त्योहारों में इस प्रकार की बयानबाजी क्यों नहीं किया जाता। बिल्कुल समीर, लेकिन देखिए दूसरे समुदाय को लेकर जब भी बयानबाजी होती है तो उसके बाद दूसरे समुदाय की तरफ से भी बयानबाजी होती है, तो क्या लग रहा है इस बार भी कुछ ऐसा होता हुआ नजर आएगा? देखिए, कई जगह पटाखे बैन किए जा चुके हैं। इसी पर नाराजगी जताते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया के सामने आके कहा उन्होंने कि दूसरे धर्मों के त्योहार के दौरान कोई विवाद नहीं होता, कोई बयान नहीं होता। जब हिंदू धर्म और सनातन धर्म का कोई जब सबसे बड़ा त्योहार सामने आता है, चाहे वो होली हो चाहे दिवाली हो, इस दौरान लोग जो है अभियान चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर कुछ लोग पर्यावरण से जोड़ रहे हैं, प्रदूषण फैलाने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है कि होली के दौरान जब आप लोग बयान देते हैं, दिवाली के मौके पर प्रदूषण फैलाने की बात कर रहे हैं, तो दूसरे धर्मों को लेकर जब त्योहार आती है, बकरा ईद, एक जीव हत्या को रोकने की मुहिम क्यों नहीं चलाई जाती? बिल्कुल सुधीर, लेकिन हम देखते हैं कि कई बार जब धीरेन्द्र शास्त्री कोई बयान देते हैं तो दूसरे साधु संत या फिर धर्मावलंबी जो रहते हैं वो उनके बयान का विरोध करते हैं। तो ये बयान उनका सामने आया, उसके बाद क्या लग रहा है कि ये जो बयानों की जंग है वो साधु संतों के बीच में भी छिड़ सकती है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से बुंदेलखंड के छोटे से गांव, गड़ा गांव के बागेश्वर धाम आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के द्वारा दिए गए बयानों का जो सनातन धर्म के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, वो उनके फॉलोअर्स हैं, बड़ी तादाद में है और फॉलो करते हैं। उन्होंने जिस तरीके से दिवाली मनाने की अपील की है लोगों से धूमधाम से, तो निश्चित तौर पर दिवाली का त्योहार जो है पूरे सनातन धर्म और हिंदू धर्म के लोग इंतजार करते हैं, तैयारियां करते हैं दिवाली को मनाने के लिए। तो निश्चित तौर पर लोग इसको हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। इसी पर आशा जताते हुए उन्होंने हिंदू धर्म के लोगों से अपील की है कि दिवाली का त्योहार धूमधाम से मनाएं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग बयान देते हैं, पटाखों पर रोक लगाने की बात करते हैं, वो बकरा ईद पर भी, जीव हत्या पर भी रोक लगाने की कभी बात कर लिया करें। बिल्कुल, अपने बयानों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री और हमेशा मुखर रहते हैं। इस बार भी उन्होंने ऐसा ही बयान दिया, जिसके चलते हालांकि इसका असर कितना देखने को मिलेगा ये देखना होगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए समीर। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की। झारखंड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां पर नामांकन खत्म हो चुके हैं और अब प्रचार प्रसार में नेता जुटेंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव में एनडीए और एनडीआर ने सीट दर सीट घात प्रतिघात की रणनीति बनाना शुरू कर दी है। चुनावी विसात पर मोहरों की चाल अब शुरू हो चुकी है। दीपावली के बाद अंदाज और आक्रामक और भी ज्यादा तेज होगा। इस बार चुनाव में संसाधनों की बौछार होने के साफ संकेत मिल रहे हैं। संसाधन के मोर्चे पर एनडीए भारी है तो इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो अपनी योजना और केंद्र की बेरुखी को हथियार वो बना रही है। राज्य की 14 सीटें ऐसी है जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, तो 2 सीटों पर
त्रिकोणीय मुकाबले से भी ज्यादा है। हालांकि यहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। उसके बाद कई कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं। हालांकि 65 सीटों की बात करें तो दोनों गठबंधन आमने सामने हैं। सुरक्षित सीटों पर अगर बात करें तो सीधी लड़ाई में बीजेपी है। इसके साथ ही आपको बता दें झामुमो फायदे में है। 2019 के विधानसभा चुनाव के नतीजे इसकी नज़ीर बने हुए हैं। हालांकि अब बता दें कि जिन सीटों पर कड़ा मुकाबला है वहां पर भी सभी की नजरें टिकी हुई हैं। कई हाई प्रोफाइल सीटें हैं, लेकिन अब झारखंड की जनता को ही ये तय करना है कि किसे जीत हासिल करवानी है और किसे हार। लेकिन चुनाव प्रचार में अब नेता जुटेंगे। तो 2 चरणों में चुनाव होने हैं झारखंड में, और 2 चरणों में चुनाव होने के साथ ही आपको बता दें कि दिवाली के बाद जो तमाम नेता हैं वो चुनाव प्रचार में जुटेंगे और अपने अपने प्रत्याशियों को चुनावी जीत दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ झारखंड से ब्यूरो चीफ प्रमोद पासवान फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रमोद, अब तस्वीर हालांकि साफ हो चुकी है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं झारखंड में, लेकिन इस बार जो तमाम कैंडिडेट्स हैं वो तो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे ही जीत हासिल करने में, लेकिन दूसरी तरफ जो वरिष्ठ नेता हैं वो अब चुनाव प्रचार में जुटेंगे दिवाली के बाद। मैं बता दूं कि अब दिवाली के बाद है इंडिया गठबंधन, और एनडीए गठबंधन जो है पूरी तरह से अपने ताकत झोंकने में प्लान कस लिए हैं। वही पिछले 2019 में जो चुनाव हुए थे, उसमें जो 10 विधानसभा सीटों पर मात्र 300 साढ़े 300 वोट, कहीं 2000 वोट का, कहीं 5000 वोट के अंतर में चुनाव जो जीत हुई थी, हार हुई थी, उसी सीटों पर जो एनडीए गठबंधन जो है 2019 में जो एनडीए गठबंधन जो है 10 सीटों का जो हार हुआ था कम वोटों से, उस पर इस बार 2024 के चुनाव में इंडिया पूरी ताकत लगाती है 10 सीटों पर। हालांकि चंपई सोरेन जहां से झारखंड का मुख्यमंत्री थे जेएमएम की सरकार में, वहां से बीजेपी शामिल होने वाला सरायकेला से चुनावी मैदान में है। पिछले बार 2019 में वो भारतीय जनता पार्टी को टिकट दिए थे, वही गणेश महली इस बार जेएमएम के टिकट पर वहां से सरायकेला से उनके टक्कर दे रहे हैं। और उसके बाद लुइस मरांडी जामा से जो जेएमएम की उम्मीदवार बन के टक्कर दे रही है। वो सीता सोरेन जो उनकी भाभी थी, जो पिछले बार ही जो है जेएमएम से उनको पार्टी से इस्तीफा मार करके भारतीय जनता पार्टी में गई, आपका यहाँ से पर इस्तीफा दे रहे हैं। और यहाँ से देखा जाए तो काफी जो लोग इंडिया और इंडिया गठबंधन दोनों अपनी पूरी ताकत लगा दी है। इंडिया गठबंधन जो है 1000 रुपये महीना सम्मान की योजना को लेकर के सभी जगह अपनी ताकत पर झोंकने वाली है। वही एनडीए गठबंधन जो है जो दिसंबर के बाद उन्होंने बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं जिनके तहत जो पार्टियां हैं चुनावी मैदान में उतारने जा रही है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए प्रमोद। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे 5वीं बड़ी खबर की। दिल्ली से ये बड़ी खबर है जहां पर एमसीटी कर्मचारियों को दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। दिल्ली की आतिशी सरकार ने एमसीटी के सफाई कर्मचारियों को दिवाली का गिफ्ट दे दिया है। आज दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल और मेयर शैली ओबरॉय के साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बड़ा ऐलान किया गया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिवाली के मद्देनजर जो सैलरी 7 नवंबर तक आनी थी वो 30 अक्टूबर तक ही अब खातों में आ गई है। इसके साथ ही आपको बता दें केजरीवाल सरकार ने एमसीटी कर्मचारियों को 23 करोड़ का बोनस भी दिया है और ये बड़ी सौगात उनके लिए रही। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि सफाई कर्मचारियों के वेतन और बोनस को लेकर ट्वीट भी उन्होंने इसके बाद किया। उन्होंने एक्स पर लिखा कि दिल्ली नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई। 18 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सफाई कर्मचारियों को पहले ही उनकी सैलरी दी जा रही है। इसके साथ ही दिवाली के मौके पर बोनस भी दिया जा रहा है। तो सफाई कर्मचारी जो कि दिन रात जुटकर मेहनत करते हैं, दिल्ली की सड़कों को साफ रखते हैं, दिल्ली को स्वच्छ बनाते हैं, ऐसे सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात ये दिल्ली की सरकार की ओर से। हर बार उनकी सैलरी की बात करें तो 7 तारीख को उनके खातों में आती थी, लेकिन इस बार महीने के खत्म होने के पहले ही उनको ये बड़ी सौगात मिली है। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे। हमारे साथ संवाददाता इरफान खान दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, बड़ी सौगात है ये सफाई कर्मचारियों के लिए, क्योंकि इंतजार करते हैं सफाई कर्मचारी दिवाली का, लेकिन दिवाली के 7 नवंबर को उनका जो पैसा है वो उनके खाते में आता है। लेकिन इस बार दिवाली का ये तोहफा उनको मिला है। जाहिर तौर पर खुशी की लहर कर्मचारियों में होगी। समस्याएं आ रही थी, लेकिन आज राष्ट्रीय संघ केजरीवाल एमसीटी कर्मचारियों को दी है। इसको लेकर शैली ओबराय ने मंगलवार को ही घोषणा कर दी थी
केजरीवाल ने आज प्रेस वार्ता कर बताया है कि जिस तरह पिछले कई वर्षों से एमसीडी कर्मचारियों को अपनी सैलरी के लिए संघर्ष करना पड़ता था, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार ने उस संघर्ष को खत्म कर एमसीडी की समस्याओं का समाधान करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल बड़ी सौगात है ये, क्योंकि लगातार अब देख रहे थे जो कर्मचारी है वो मांग भी करते थे, लेकिन इस मांग पर विचार हुआ और 18 साल बाद ऐसा हो रहा है कि पहली बार जो सफाई कर्मचारी है उनको बोनस भी दिया जा रहा है। जाहिर तौर पर खुशी का ठिकाना नहीं होगा कर्मचारियों की। जी हाँ प्रशंसा, जिस तरह एमसीडी कर्मचारियों की अगर बात करें, एक तो समय से एडवांस मिला, उसके साथ ही जिस तरह आम आदमी पार्टी सरकार ने बोनस एडवांस दिया है, जिसको लेकर एमसीडी कर्मचारियों में काफी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। इसके बाद में आपको बता दूं, दिल्ली विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एमसीडी कर्मचारियों का समर्थन जो है वो आम आदमी पार्टी नजर आ रहा है। जी शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए इरफान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।